चलिए, आज के लेक्चर में हम लोग देखते हैं कि कुछ एग्जांपल्स जो कि डीसी बाइसिंग पे बेस्ड हैं, कैसे किए जाते हैं, ठीक है? मैंने सबसे पहले एक एग्जांपल लिया है जिसमें एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है। इसका एमिटर ग्राउंड से कनेक्टेड है और यहाँ पर एक रजिस्टर भी लगा हुआ है। इसका मतलब ये जो एग्जांपल है, ये सेकंड वाला बाइसिंग है। सेकंड बाइसिंग कौन सा था? जिसको हम लोग मॉडिफाइड बाइसिंग कह रहे थे, मॉडिफाइड फिक्स्ड बाइसिंग कह रहे थे, या उसी को हम लोग और क्या कहते हैं, एमीटर रजिस्टर बाइसिंग। तो हमारे पास ये सर्किट है, एक न्यूमेरिकल के फॉर्म में मैंने इसको लिया है, उसको सॉल्व करते हैं। मैंने कहा था कि जो चारों आप प्रीवियस लेक्चर में जाएंगे तो जो चारों तरह की बाइसिंग है उसमें बेसिकली हमें एक पॉइंट फाइंड करना होता है जिसको हम लोग ऑपरेटिंग पॉइंट कहते हैं या क्यू पॉइंट कहते हैं। लेकिन इस न्यूमेरिकल में आप देखेंगे कि ऑपरेटिंग पॉइंट के अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स, बहुत सारे वोल्टेजेस पूछे गए हैं। तो एक इस तरह का क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें और भी वोल्टेज और भी जो भी नोड अवेलेबल हैं उनके वोल्टेजेस पूछे जाते हैं। तो उसको कैसे सॉल्व किया जाता है, लेट अस सी। कभी भी इस तरह का सर्किट आए तो आपको क्या करना होगा, आप सबसे पहले कैपेसिटर को ओपन कर दीजिएगा, ठीक है? माइंड इट, आप कैपेसिटर को ओपन कर दीजिएगा, ठीक है? आंसर क्वेश्चन क्यों? इसलिए क्योंकि कैपेसिटर डीसी के लिए, डीसी सिग्नल के लिए कैपेसिटर एक ओपन सर्किट की तरह काम करता है, ठीक है? इनफाइनाइट इंपेडेंस की तरह काम करता है, ठीक है? आप सबको पता है कि XC इज इक्वल टू 1/2 पाई FC, ये सभी लोगों को पता है, ठीक है? अब आप देखिए डीसी, जब हम लोग डीसी बाइसिंग कर रहे हैं तो डीसी का मतलब क्या है? डीसी का मतलब ऐसे सिग्नल जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 0 हर्ट्ज। तो ऐसा सिग्नल जिसकी फ्रीक्वेंसी 0 हर्ट्ज होती है उसको डीसी कहा जाता है। तो अगर f इज इक्वल टू 0 इस इक्वेशन में पुट कर दें, f इज इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/0। और 1/0 का मतलब क्या होता है? इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट का मतलब ओपन सर्किट। इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है? ओपन सर्किट, ठीक है? इसीलिए हम क्या करेंगे, जब कभी भी इस तरह के सर्किट को सॉल्व करेंगे, चाहे किसी भी बाइसिंग का हो, चारों में से किसी बाइसिंग का भी हो, तो हम कैपेसिटर को सबसे पहले रिमूव कर देंगे, ओपन कर देंगे, ठीक है? और उसके लिए रीजन मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। तो अब क्या करते हैं, हम इसमें कैपेसिटर को रिमूव कर देते हैं। आप इसको जब कॉपी में बनाइएगा तो नेक्स्ट सर्किट ड्रॉ करके फिर उसमें कैपेसिटर मत बनाइएगा, ठीक है? मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे रब कर दे रहा हूँ इसको। तो यहाँ से ये चला गया, ओपन हो गया, और यहां से ये ओपन हो गया। इज इट क्लियर? आप समझ में आ गया? ये सेकेंड स्टेप का है। ये वाला स्टेप अप्लाई करने के बाद ये सर्किट बनेगी, ठीक है? और ये हर डीसी बाइसिंग के लिए आपको यूज करना है, ठीक है? अब क्या है, अच्छा एक और कैपेसिटर है, आई एम सॉरी, सी लुक एट हियर, ये भी कैपेसिटर है, तो ये भी ओपन हो जाएगा। इसको भी ओपन कर देते हैं, ये भी चला गया, ठीक है? याद रहे, डीसी बाइसिंग में हम हटा रहे हैं, लेकिन फॉर फ्यूचर पर्पस आपको बता दें कि अगर हमें एसी बाइसिंग करनी होती है उस समय कैपेसिटर को रखा जाता है, ठीक है? उस समय कैपेसिटर रख के हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक? क्योंकि उसमें जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 0 नहीं होती है, कुछ फाइनाइट होती है। एसी की फ्रीक्वेंसी फाइनाइट होती है, 50 हर्ट्स है, 100 हर्ट्स है, 1000 हर्ट्स है, 10,000 हर्ट्स है। तो जब आप यहाँ पे पुट करेंगे तो एक्सी की एक फाइनाइट वैल्यू आएगी, तो उसका मतलब है कि वो इनफाइनाइट नहीं है। इनफाइनाइट नहीं मतलब ओपन नहीं, ठीक है? अब क्या करना है हमें, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए। ये एक ट्रांजिस्टर है जिसका बीटा 50 गिवन है, 50 गिवन है, ठीक है? ये टर्मिनल कलेक्टर है, ये बेस है, ये एमीटर है, ठीक है? मान के चलेंगे कि ये सिलिकॉन से बना हुआ ट्रांजिस्टर है, सिलिकॉन से बना हुआ ट्रांजिस्टर, ठीक है? ये हम पहले से अज्यूम करके चलेंगे, ठीक है? अनलेस वो देगा क्वेश्चन में, आपको बताएगा कि वो सिलिकॉन से बना है, जर्मेनियम से बना है। अगर नहीं है तो डिफॉल्ट में आप क्या लेंगे, सिलिकॉन लेंगे। अच्छा, सिलिकॉन के लिए जो कट इन वोल्टेज होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 0.7। अच्छा, अब यहां ध्यान दीजिए, ये कौन सा ट्रांजिस्टर है, एनपीएन। ये क्या है, एनपीएन। यहां पे आप देखिए, ये पी और ये एन मिलकर एक पीएन जंक्शन बना रहे हैं, और पीएन जंक्शन जो बना रहे हैं, और इसमें ये टर्मिनल बेस है और ये एमीटर है। तो इस वोल्टेज को हम लोग क्या कह सकते हैं, इसका नाम रखा जा सकता है VBE,
सबको समझ में आ रहा है? VB क्यों? B और E के बीच का वोल्टेज, ठीक है। अब VB, अब आपने यहां पर 20 वोल्ट अप्लाई कर दिया है, तो 20 वोल्ट के हेल्प से B का वोल्टेज E के वोल्टेज से ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। ऑब्वियसली B पर जो वोल्टेज कनेक्टेड है वो 20 वोल्ट है और E कुछ ड्रॉप के बाद ग्राउंड से कनेक्टेड है, तो आप एक ये अज्यूम कर सकते हैं कि यहाँ जो बेस एमीटर है या जो पीएन जंक्शन है ये फॉरवर्ड बायस है, ठीक है। तो जब कभी भी पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायस होता है तो उसको रिप्लेस कर देते हैं उसके कट इन वोल्टेज के बराबर बैटरी से या उसके बैरियर पोटेंशियल के बराबर बैटरी से। इसका मतलब यहाँ पे बेस एमीटर वोल्टेज VB की वैल्यू कितनी हो जाएगी? VB की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जो कि इसका कट इन वोल्टेज है, और इसका कट इन वोल्टेज कितना होता है सिलिकॉन के लिए? 0.7 वोल्ट। इज इट क्लियर? तो ये कुछ प्री रिक्विजिट टर्म्स हैं जो हमें क्लियर होना चाहिए KVL अप्लाई करने के दौरान, करने से पहले और इसको सॉल्व करने से पहले, ठीक है। VB क्लियर हो गया, ट्रांजिस्टर का बीटा क्लियर है। अब हम लोग क्या करते हैं? अब हम लोग KVL अप्लाई करते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, हम दो पाथ चूज करते हैं, दो पाथ। एक पाथ है यहां से 20 वोल्ट से होते हुए RB से होते हुए, इसको हम लोग RB कहते हैं, बेस रजिस्टर, और यहां से होते हुए ग्राउंड तक। तो ये जो रेड कलर का पाथ है इसको कहा जाता है इनपुट पाथ। इज इट क्लियर? इधर से लेफ्ट वाला। और यही चीज जब हम लोग राइट हैंड साइड में अप्लाई करते हैं, इस साइड में दाहिनी तरफ अप्लाई करते हैं, तो 20 वोल्ट से यहां से होते हुए जब नीचे तक पहुंचते हैं तो जो KVL है, जो पाथ होता है वो होता है आउटपुट KVL, ठीक है। तो इनपुट KVL एंड आउटपुट KVL। तो हम एक बार यहां का KVL अप्लाई करते हैं और एक बार यहां पे अप्लाई करते हैं। प्लीज देखिएगा, इनपुट KVL अप्लाई कर रहे हैं, इनपुट KVL, ठीक है, लिख रहे हैं बेटा, देखिएगा। अच्छा, ये करंट, इस करंट को क्या कहेंगे हम लोग? IB, क्योंकि ये बेस टर्मिनल है। इस करंट को क्या कहेंगे हम लोग? IC, और इस करंट को क्या कहेंगे हम लोग? IE। इज इट क्लियर? यहां तक क्लियर है? लिखते हैं इनपुट KVL, लिखेंगे यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, तो लिखेंगे 20 माइनस I इंटू R माइनस I इंटू R, I हो गया यहाँ की बेस करंट और R हो गया रजिस्टर। हम किलो ओम्स में ले रहे हैं, हमारा आंसर मिली एम्पियर में आएगा, ठीक है। फिर क्या हुआ? 20 माइनस इतना, माइनस VB, इतना ड्रॉप भी आएगा क्योंकि ये हमारे रास्ते में, रेड वाले के रास्ते में BE पड़ रहा है, ठीक है। लिखेंगे माइनस VB, और VB की वैल्यू कितनी है? 0.7 वोल्ट, ठीक है। यहां पे पहुंचे, अब उसके बाद फिर यहां आएंगे तो एक और रजिस्टर का ड्रॉप आएगा, तो यहां पे लिखेंगे माइनस IE इंटू RE, इसको RE कहा जाता है, ठीक है। और RE की वैल्यू कितनी है? 1 किलो ओम, तो इंटू 1 इज इक्वल टू 0, ठीक। अब हमें कुछ बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर हैं कि IE देखो, इस रिलेशन में IB और IE दो अननोन है, लेकिन IE और IB आपस में रिलेटेड होते हैं, जो कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, जिसमें करंट गेन समझाया था। तो क्या रिलेशन होता है इसमें? इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दीजिए। और हमें पता है कि IE इज इक्वल टू गामा टाइम्स IB, ठीक है, या गामा इज इक्वल टू IE अपॉन IB, और गामा की वैल्यू क्या होती है? बीटा प्लस 1 इंटू IB। इज इट क्लियर? और बीटा की वैल्यू देखो यहाँ गिवन है 50 है, तो आप देखेंगे कि IE की वैल्यू 50 प्लस 1 इंटू IB हो जाएगा, दैट मीन्स IE इज इक्वल टू 51 टाइम्स IB। इज इट क्लियर? ठीक, तो इक्वेशन नंबर 1 ये हो गया, इक्वेशन नंबर 2 इसको कह दीजिए। तो अब क्या करेंगे? IE की इस वैल्यू को यहां पर पुट कर दे, तो क्या होगा, क्या मिलेगा? 20 माइनस 430 इंटू IB माइनस 0.7 माइनस IE की जगह पे इतना रखना है तो हो जाएगा माइनस 51 इंटू IB, 51 इंटू IB इज इक्वल टू 0, ठीक। अब 430 IB और 51 IB ऐड हो जाएंगे तो 481 IB हो जाएगा। तो यहां से IB की वैल्यू कितनी आ जाएगी? IB की वैल्यू आ जाएगी 19.3 डिवाइडेड बाई 481,
इतना मिली एम्पियर। आप लोग कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लीजिएगा बेटा, IB की वैल्यू इतनी आ जाएगी। इज इट क्लियर? ठीक है, मिली एम्पियर्स में। आप एक काम करेंगे तो और अच्छा होगा कि जब आप इसके वैल्यू को मिली एम्पियर्स से माइक्रो एम्पियर में कन्वर्ट कर दें, क्योंकि बेस करंट की वैल्यू इतनी छोटी होती है कि हम उसको माइक्रो एम्पियर्स या नैनो एम्पियर्स में शो करते हैं। ठीक है, तो आप इसको ये काम यहाँ पे कर लीजिएगा, मिली एम्पियर को कन्वर्ट कर लीजिएगा माइक्रो एम्पियर में। फाइन, इंटू 10⁻³ का मल्टीप्लाई करके देखिए हमारा एक आंसर आ गया, IB आ गया, ये कैलकुलेट करना था। अब IC निकालना है। IC कितना हो जाएगा? IC इज इक्वल टू बीटा टाइम्स IB होता है। हमने आपको करंट गेन वाले रिलेशन में बताया था। तो बीटा की वैल्यू कितनी गिवन है? 50, तो हो जाएगा 50 इंटू IB की वैल्यू कितनी आ गई? 19.3 डिवाइडेड बाई 481। ठीक है, तो ये इतना क्या आ गया? मिली एम्पियर। ठीक है, तो IB आ गया, IC आ गया। सबको समझ में आ रहा है? IB IC। अब निकालना है VC, ये सारे वोल्टेजेस निकालने हैं। ठीक है, तो अब क्या करते हैं हम लोग? अब हम लोग आउटपुट केवल अप्लाई करेंगे। ठीक है, आउटपुट केवल। तो हम एक काम करते हैं, ये जो कुछ निकालना है उसको यहाँ पर नोट कर लेते हैं, उसको यहाँ पे इसको रब कर देते हैं ताकि हमारे पास स्पेस मिल जाए। तो हमें क्या निकालना है? VCE, और क्या निकालना है? VC, और क्या निकालना है? VE, और क्या निकालना है? VB, और क्या निकालना है? VBC। इज इट क्लियर? ये सब चीज निकालनी है, तो मैं अब इसको रब कर दे रहा हूं यहां से, इसको यहां से हटा देता हूं। ठीक, और अब हम क्या करते हैं? अब हम लोग आउटपुट केवल अप्लाई करते हैं। ठीक है, इनपुट केवल अप्लाई कर लिया, आउटपुट केवल अप्लाई करेंगे। आउटपुट में क्या करना है? जो ब्लैक वाला लाइन हमने ड्रॉ किया था, इसी के थ्रू हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करते हैं। तो यहां पे लिखेंगे 20 माइनस 2 इंटू IC, 2 किलो ओम इंटू IC, मतलब 20 माइनस I इंटू आर, IR। फिर देखिए यहां पे आप ध्यान देंगे तो आपको एक दो पॉइंट्स दिख रहे हैं, एक C दिख रहा है और एक E दिख रहा है। इसके बीच के वोल्टेज को कहा जाता है VCE। ठीक है, ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, जिसमें आपको ऑपरेटिंग पॉइंट या क्यू पॉइंट समझाया था। तो ये क्या है? VCE, और VCE हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं? 20 माइनस 2 इंटू IC माइनस VCE। ठीक है, माइनस VCE, और फिर VCE के बाद और नीचे आएंगे तो क्या मिलेगा हमें? फिर से एक रजिस्टर मिलेगा, तो I इंटू आर यहाँ आएगा फिर से, तो हो जाएगा माइनस IE इंटू RE। RE की वैल्यू कितनी है? 1 किलो ओम इज इक्वल टू 0। तो 20 माइनस 2 इंटू IC माइनस VCE माइनस IE इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब IE आपको पता है कि 51 टाइम्स IB है, और IB कितना है? 19.3 अपॉन 481। तो इसमें IE की वैल्यू को हम लोग लिख सकते हैं इन दोनों इक्वेशन से। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? 20 माइनस 2 IC। अच्छा, IC की वैल्यू भी आ चुकी है। IC की वैल्यू कितनी आई है? 50 इंटू 19.3, 50 इंटू 19.3 होल डिवाइडेड बाई 481। 2 इंटू IC आ गया, माइनस VCE माइनस IE, और IE कितना है? 51 IB, 51 IB, और IB की वैल्यू इतनी है। तो यहाँ पे कर दें माइनस 51 इंटू 19.3 डिवाइडेड बाई 481 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपको सिंपली यहाँ क्या दिख रहा है? एक इक्वेशन दिखाई पड़ रही है, आप इसको सॉल्व कर लीजिए। न्यूमेरिक वैल्यूज हैं, और VCE को एक तरफ ले आइए, तो VCE की वैल्यू आ जाएगी, आपकी कुछ वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा बेटा। ठीक है, VCE कितनी आ जाएगी? वोल्ट्स में आ जाएगी। ठीक, तो VCE आ गया। फाइन, अब हम लोग क्या करते हैं? VC कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, अब VC कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होगा? VC निकालने के लिए हम यहाँ पर एक सिंपल जो टेक्निक होती है पोटेंशियल डिफरेंस निकालने वाली, वो यूज करते हैं। VC निकालने से पहले हम लोग चलो VE निकाल लेते हैं। VE निकालना आसान है, जब VE निकलेगा तभी हम लोग VC निकाल पाएंगे। तो VE का मतलब हो गया, अब सर्किट पे ध्यान दीजिए, कहाँ का वोल्टेज पूछ रहा है आपसे? इस पॉइंट का वोल्टेज पूछ रहा है, क्योंकि यहीं E लिखा हुआ है ना। इस पॉइंट का वोल्टेज निकालने के लिए क्या करें? इस पॉइंट से चलें और ग्राउंड तक पहुंच जाएं, केवीएल अप्लाई कर लें। तो हम लोग ले सकते हैं VE माइनस IE इंटू RE। IE इंटू RE, IE की वैल्यू कितनी है?
51 इंटू 19.3 डिवाइडेड बाई 481 इंटू आर ई की वैल्यू कितनी गिवन है 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से साइड चेंज करेंगे तो यहाँ से वीई की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, वी की वैल्यू आ गई। तो एमीटर वोल्टेज आ गया, कलेक्टर टू एमीटर वोल्टेज आ गया, और ये आ गया। अब वीसी निकालना है। तो बाई द सिंपल कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस VCE कैन बी रिटन एज VC माइनस वी, है ना। VCE को क्या लिखा जा सकता है, VC माइनस VE। तो यहां से VC को एक तरफ कर दें तो VC कितना हो जाएगा, आ जाएगा VCE प्लस VE। तो आप देखिए VE यहां निकाल चुके हैं, यहां दिख रहा है ना, ये यहां पुट कर देंगे राइट हैंड साइड में, और VCE भी कैलकुलेट कर चुके हैं, वो यहां पुट कर देंगे तो यहां से VC की वैल्यू आ जाएगी। मतलब अब आपको कुछ खास नहीं करना है, बस इक्वेशंस में पुट करके जो न्यूमेरिक वैल्यूज आई हैं वो यहाँ पर रखते जाना है। ठीक है, तो यहाँ से VC और VE ऐड कर देंगे, उतने वोल्ट्स आ जाएगी। तो VC भी आ गया। अब पॉइंट निकालना है VB और VBC। VB और VBC हमको पता है कि VBE बराबर 0.7 ना, तो VBE बराबर 0.7, ये तो जानकारी है ही हमें। ठीक है, तो अब VBE को फिर से VB माइनस VE लिख लें, तो दिस मीन्स VB माइनस VE इज इक्वल टू 0.7, है ना। और VB कितना हो जाएगा, क्योंकि हमको अब VB निकालना है, तो VB इज इक्वल टू VE प्लस 0.7, V राइट हैंड साइड भेज दिया। अच्छा, VE देखिए हम निकाल चुके हैं, VE की वैल्यू कहाँ कितनी आई है, ये। ठीक है, ये आपने जो कैलकुलेट किया वो, तो VE की वैल्यू में 0.7 ऐड कर देंगे तो VB की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इस लेक्चर को बहुत ध्यान से 2 बार 3 बार देखेंगे तो आपको एकदम एग्जैक्टली क्लियर हो जाएगा। एक बार में कोशिश करेंगे तो हो सकता है कुछ मिस कर जाएं, इसको 2-3 बार देखिएगा। तो इसमें आपको सारे पॉइंट्स मैं बोलते जा रहा हूँ, मुंह से बोलते जा रहा हूँ, कि आप इसको 2-3 बार सुनेंगे तो आपको पूरा रिदम क्लियर हो जाएगा कि कैसे फाइनल स्टेज तक पहुंचना है। ठीक है, फाइन। अब यहां से VB आ चुका, अब क्या निकालना है, VBC, है ना। तो व्हाट विल बी VBC हियर, VBC will be equal to VB minus VC। इज इट क्लियर? अच्छा, VB हम निकाल चुके हैं, आया है देखिए यहां पे VB, और इसमें से क्या घटा देना होगा, VC। और VC कहां कैलकुलेट किया हम लोगों ने, ये, मतलब इस VB इस वोल्टेज में से इस वोल्टेज को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो VBC आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप लोग एक काम करिएगा, अगर आप इसको ध्यान से कर रहे हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आप कमेंट में मुझे इसके आंसर्स नोट कर दीजिएगा, बताइएगा कि इसके आंसर्स कितने आ रहे हैं। किसी का भी कमेंट में आंसर अगर गलत आ रहा होगा तो मैं उसे वहाँ पर रिप्लाई करूँगा कि आपका ये वाला गड़बड़ है, क्या सही है वो वहाँ मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, तो काइंडली ये इसको आप लोग सॉल्व करिएगा। तो इस तरह से एक न्यूमेरिकल हमारा सॉल्व हो गया मॉडिफाइड फिक्स्ड बायस का, जिसको हम लोग कहते हैं एमीटर रेजिस्टर बायस सर्किट। ठीक है, देखा जाए मोटे तौर पे तो इसी तरह के कंसेप्ट को यूज करके हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट सर्किट सॉल्व करते हैं, वोल्टेज डिवाइडर बायस सर्किट। ठीक है, तो वोल्टेज डिवाइडर बायस सर्किट में क्या करना है मैं आपको बता देता हूं। मैं क्वेश्चन यहाँ पे नोट करता हूं, और क्वेश्चन में जो स्टेप्स रिक्वायर्ड हैं, ये देखो, ये जो चीजें अप्लाई करी हैं KVL वगैरह, ये उसमें भी अप्लाई करना है। तो अभी मैं आपको जो सेकंड एग्जांपल है वो बता रहा हूं, और उसके बाद उसी को मैं थोड़ा सा बताने के बाद मैं छोड़ दूंगा आपके ऊपर कि आप उसको करें और फिर बताएं कि वो कैसे आगे कैसे सॉल्व किया जाएगा, और आपको वो हिंट दे दूं कि इसी तरीके से सॉल्व किया जाएगा जो यहाँ पे मैं अप्लाई किया। क्योंकि आपने अगर सर्किट देखी होगी जस्ट लास्ट लेक्चर में, तो आपको वोल्टेज डिवाइडर की भी सर्किट कुछ इसी तरह लगी होगी, बस यहाँ पर इस B पॉइंट पर एक एडिशनल रेजिस्टर कनेक्टेड रहता है। ठीक है, आर यू गेटिंग? तो चलिए वो मैं न्यूमेरिकल यहाँ पे लिख देता हूँ, और एक दो स्टेप्स कर देता हूँ जो कि एसेंशियल हैं, जो अभी आपको जानकारी नहीं है, वो देने के बाद फिर ये जानकारी है आप ये अप्लाई कर लीजिएगा उसको। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 2 हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, इस न्यूमेरिकल का एग्जाम्पल नंबर 1 का आप अपने आंसर्स जरूर बताइएगा।
ठीक है। तो वोल्टेज डिवाइडर बायस सर्किट को मैंने कहा था, ये आपके इंटरव्यू और वाइवास के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि ये जो सर्किट होती है ये बेसिकली सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाली सर्किट होती है डीसी बायसिंग में। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो ऑपरेटिंग पॉइंट देती है वो ऑपरेटिंग पॉइंट टेम्परेचर और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, इन सभी फील्ड से लेस अफेक्टेड रहती है। ठीक है, तो इसको भी मैं मिटा दे रहा हूँ और ओरिजिनल सर्किट ड्रॉ करता हूँ वोल्टेज डिवाइडर बायस सर्किट की। ठीक है, तो एग्जांपल नंबर टू ये किसका है? ये है वोल्टेज डिवाइडर बायस सर्किट, वोल्टेज डिवाइडर बायस सर्किट। ठीक है, तो सर्किट कैसे गिवन होगी? सर्किट को मैं रीड्रॉ कर देता हूं। सर्किट में क्या होगा? इस तरह का कनेक्शन होगा। ठीक है, ये सर्किट है। अच्छा, इसमें फिर से बताऊं कि क्वेश्चन में इस तरह से कैपेसिटर लगा होगा, हर जगह पे कैपेसिटर लगा होगा, है ना, जैसे कि मैंने आपको बताया था कंसेप्ट। तो सारी न्यूमेरिक वैल्यूज, सारे रजिस्टर की वैल्यूज, कैपेसिटर की वैल्यूज, पावर सप्लाई की वैल्यू, बीटा की वैल्यू, रजिस्टर आरई की वैल्यू, इस कैपेसिटर की वैल्यू दी होगी। लेकिन जब आप डीसी बाइसिंग कर रहे हैं तो आपको क्या करना होगा? इस कंसेप्ट से कि इंपेडेंस इन्फिनिट हो जाएगा, सारे कैपेसिटर्स को हटा दीजिएगा। ठीक है, तो आप सारे कैपेसिटर्स को हटा देते हैं और इनकी न्यूमेरिक वैल्यूज को पुट कर देते हैं जो कि गिवन है। ठीक है, वैल्यूज गिवन है 39 किलो ओम, 3.9 किलो ओम, 1.5 किलो ओम और 10 किलो ओम और 22 वोल्ट का पावर सप्लाई है। और बीटा की वैल्यू कितनी गिवन है? 140। ठीक है, तो ये इसके वैल्यूज हो गए, सारे रेजिस्टेंसेस की वैल्यूज हो गई। ठीक है, अब मैं इनिशियल स्टेप आपको बता दे रहा हूं क्या करना है। सबसे पहले आप एक वैल्यू कैलकुलेट करेंगे जिसको हम लोग कहते हैं आरटीएच। ठीक है, आरटीएच, तो आरटीएच वही जो आपका सुना हुआ है थेवेनिन रेजिस्टेंस। तो यहां पे क्या करते हैं, ये होता है R1 होता है, ये R2 होता है। तो हम, अच्छा ये क्या होता है? ये पावर सप्लाई होता है, R1 R2। ठीक है, तो RTH की वैल्यू होती है R1 पैरेलल R2। ठीक है, दैट मीन्स 39 इंटू 3.9 डिवाइडेड बाई 39 प्लस 3.9। ठीक है, R1 और R2 अगर पैरेलल होते हैं तो फॉर्मूला लगाते हैं ना, R1 इंटू R2 अपन R1 प्लस R2, ये लगाते हैं। तो यहां से RTH की वैल्यू इतने किलो ओम्स आ जाएगी। ठीक है, फिर से मैं वैल्यूज रख दे रहा हूं, आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लीजिएगा कितनी आएगी। आरटीएच, सबसे पहला स्टेप हो गया आरटीएच निकालना। फिर क्या करना है? हमें वीटीएच निकालना होता है। ठीक है, वीटीएच थेवेनिन वोल्टेज। तो थेवेनिन वोल्टेज निकालने का फॉर्मूला क्या है? ये होता है R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू VCC। तो हो जाएगा R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 इंटू VCC। VCC कितना है? 22 वोल्ट। ठीक है, तो यहां पे आपने क्या देखा? यहां पे आपने दो वैल्यूज कैलकुलेट की, VTH और RTH। इज इट क्लियर? ठीक, दो स्टेप है, VTH RTH। अब क्या करना है? अब हमको थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बनानी है। थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट में क्या करना होता है? आप सबको पता है, आप लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल जानते होंगे कि जब हम लोग थेवेनिन थ्योरम लगाते हैं तो उसमें एक वोल्टेज सोर्स को एक रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में कनेक्ट करके किसी बड़े से कॉम्प्लेक्स सर्किट को सिंप्लीफाई किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? हमारे पास एक VTH मिल गया, एक RTH मिल गया। तो सर्किट का जो इतना पार्ट आपको दिख रहा है, जो कि मैंने रेड कलर से मार्क कर दिया है, ये पार्ट, ये पार्ट, इस पार्ट को हमें रिप्लेस कर देना है थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट से। ठीक है, थेवेनिन इक्विवेलेंट क्या होते हैं? यहां पे साइड में देखिए प्लीज, यहां देखिए, कुछ नहीं, किसी भी कॉम्प्लेक्स लीनियर बाइलेटरल सर्किट को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? एक डीसी सोर्स और साथ में एक रजिस्टर से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, यही होता है ना।
और यहाँ पर लोड लगता है जिसको हम लोग RL या ZL कहते हैं। ये है आपका RTH और ये होता है VTH। तो कुल मिला के हमें क्या करना है, इतने पार्ट को रिप्लेस कर देना है इससे और फिर सर्किट को सॉल्व करना है। ठीक है, तो एक बार इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं। कैसे बनेगी, हम रेड से ड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ हो जाएगा +22 वोल्ट और ये रजिस्टर तो रहेगा ही रहेगा, यहाँ पे ट्रांजिस्टर रहेगा ही रहेगा और नीचे वाला रजिस्टर रहेगा ही रहेगा 1.5 किलो ओम का, ये है 10 किलो ओम का। ठीक है, और अब मैंने कहा कि इसको हटाकर, इतने पार्ट को हटा के ये बनाना है, तो यहाँ बना देते हैं। एक रजिस्टर जिसको कहेंगे RTH और एक वोल्टेज सोर्स जिसको कहेंगे VTH। ठीक है, सब कुछ समझ में आ गया। तो ये जो सर्किट है ये सिंप्लीफाइड सर्किट है। इसकी कैसे किया, हमने RTH और VTH का ये फॉर्मूला अप्लाई करके ये चीज डेवलप किया। इसको थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट कहा जाता है। ठीक, अब कुछ नहीं करना, अब सारा काम पिछले वाले एग्जाम्पल से रिलेटेड है, सारा वही चीज वैसे ही फॉलो करना है। तो हम ये मान के चलेंगे कि अच्छा बीटा की वैल्यू कितनी गिवन है, 140 गिवन है। हम मान के चलेंगे कि VBE की वैल्यू कितनी है, 0.7। मतलब हम इसको सिलिकॉन का बना हुआ मान रहे हैं। ठीक है, सिलिकॉन का बना हुआ BJT मान रहे हैं। ये टर्मिनल क्या है, बेस। ये टर्मिनल क्या है, कलेक्टर। ये टर्मिनल क्या है, एमीटर। कलेक्टर और एमीटर के बीच के वोल्टेज को क्या कहेंगे, VCE। ठीक है, बेस और एमीटर के बीच के वोल्टेज को क्या कहेंगे, VBE। ठीक है, तो अब इसमें अगर पूछा जाएगा तो आप कैसे, अच्छा KVL कैसे अप्लाई करना है, बस KVL का लूप मैं बता दे रहा हूं, बाकी आप KVL अब खुद से अप्लाई करिएगा इसमें। तो लूप क्या चूज करना है, अगर ये लूप चूज करेंगे तो इसे कहा जाएगा इनपुट KVL। ठीक है, यहां से स्टार्ट करिए ग्राउंड से, VTH, RTH, VBE, यहां का ड्रॉप इज इक्वल टू 0। अगर इस लूप में चलेंगे तो ये इनपुट कहलाएगा, और अगर राइट साइड से ये वाला चलेंगे जो कि पिछली बार में हमने आपको बताया था, अगर इसको फॉलो करेंगे तो ये कहलाएगा आउटपुट KVL। ठीक है, तो इनपुट KVL आप जब अगर यहां पे लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं इनपुट KVL में, इनपुट KVL लिख सकते हैं VTH माइनस IB इंटू RTH माइनस VBE माइनस IE इंटू RE इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, और करंट गेन के कुछ रिलेशंस जो आपको पता है उनका यूज करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। और जो आउटपुट KVL लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, आउटपुट KVL, ये हो गया इनपुट KVL। आउटपुट KVL हो जाएगा 22, हाँ 22, इसको VCC कह सकते हैं, 22 के ही रूप में ले चलिए। 22 माइनस ये क्या होता है, RC होता है, ये होता है RE होता है। तो 22 माइनस IC इंटू RC माइनस VCE माइनस IE इंटू RE इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2। तो ये तो दो मैंने KVL आपको बता दिया, और जो हमारे बेसिक जो रिलेशंस, करंट गेन के रिलेशंस हैं वो आपको पता है। क्या होता है, अल्फा इज इक्वल टू IC अपॉन IE, बीटा इज इक्वल टू IC अपॉन IB, और गामा इज इक्वल टू β+1, या इसको कहा जाता है IE अपॉन IB। ठीक है, और एक मेन रिलेशन जो कि किसी भी ट्रांजिस्टर के लिए वैलिड होता है कि एमीटर करंट इज ऑलवेज द सम ऑफ बेस करंट एंड कलेक्टर करंट, IE इज इक्वल टू IB प्लस IC। तो ये जो अभी अभी मैंने कुछ रिलेशंस बताए हैं, दे आर यूनिवर्सल रिलेशंस। ये किसी भी BJT में अप्लाई करने वाले यूनिवर्सल रिलेशंस है, सब में इस्तेमाल करना होगा। और यहाँ पे सर्किट में KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करके हमने कुछ इक्वेशंस बनाए। अब इनके सहयोग से, इनके इनकॉर्पोरेशन से हम क्या निकाल सकते हैं, जो भी वैल्यूज आपसे पूछा जाएगा, लाइक VCE, VC एंड सो, जो भी पॉइंट्स आपसे पूछे जाएंगे, वोल्टेज पूछे जाएगा, आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, आप इसको करिएगा और इसका आंसर मुझे किसी भी माध्यम से बताने का प्रयास करिएगा। और इसके पहले वाला जो क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 1, वो जरूर से जरूर करिए और उसके आंसर्स निकाल के मेरे से शेयर करिए, तब मैं आपको बताऊंगा कि वो करेक्ट है इनकरेक्ट है। ठीक है, चलिए यहाँ पे इसको एंड करते हैं। और जो बाकी के दो हैं, दे आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बट दीज टू आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इसमें वो सारी चीज़ें, वो सारे कंसेप्ट सम्मिलित हो जाते हैं जो अन्य दो DC बाइसिंग सर्किट में भी अप्लाई करना होता है।
ठीक है, तो चलिए यहाँ पे लेक्चर को एंड करते हैं। और ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये समझने के लिए आपको प्रीवियस 2 लेक्चर्स जो हैं वो आपको समझना होगा। आप उसको इस कंटिन्यूएशन में देखिए और काइंडली अपने नोटबुक पे इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।